हेलो स्टूडेंट्स, 6 यूनिट तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5 पृष्ठीय रसायन। ये जो पृष्ठीय रसायन है, इस यूनिट से बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं कि पृष्ठीय रसायन है क्या। तो पृष्ठीय रसायन नाम से ज्ञात है कि पृष्ठीय यानी पृष्ठीय रसायन अर्थात पृष्ठ पर होने वाले रासायनिक परिवर्तन। अब ये पृष्ठीय रसायन है क्या, यानी इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पे देखो कि रसायन जो विज्ञान है, अगर इनको शाखाओं में वर्गीकृत किया जाए तो रसायन विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं। अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और थर्ड है भौतिक रसायन। तो पृष्ठीय रसायन है, इसको भौतिक रसायन यानी रसायन विज्ञान की जो भौतिक शाखा या भौतिक रसायन है, उसके अंतर्गत पृष्ठीय रसायन को रखा जाता है या इसका अध्ययन किया जाता है। यदि अपन पृष्ठीय रसायन को परिभाषित करें तो पृष्ठीय रसायन भौतिक रसायन की क्या है, एक शाखा है। अर्थात भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जिसके द्वारा किसी ठोस या द्रव की सतह पर या पृष्ठ पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं एवं उन रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणों का अध्ययन किया जाता है, कहलाता है पृष्ठीय रसायन। तो ये तो हो गई कि रसायन जो विज्ञान है, पृष्ठीय जो रसायन है, ये पृष्ठ पर होने वाली घटना है और ये भौतिक रसायन की क्या है, एक शाखा है। तो पृष्ठीय जो रसायन है उसके अंतर्गत हम 4 शब्दावलियों का अध्ययन करेंगे। एक हो गया अधिशोषण, दूसरा है अवशोषण, तीसरा शोषण और चौथा है विशोषण। अब ये अधिशोषण क्या होता है, अवशोषण क्या है, शोषण क्या है और विशोषण क्या होता है। तो अधिशोषण होता क्या है, तो यहाँ पे देखो, ये कोई भी पृष्ठ या ठोस या द्रव की क्या है, पृष्ठीय सतह, और ये जो है ये क्या है, इसकी आंतरिक भाग या स्थूल भाग। तो इस पृष्ठ के ऊपर ये क्या है, अणु इसके पृष्ठ के ऊपर आकर के सांद्रित हो रहे हैं, या ये जो ठोस पदार्थ का जो पृष्ठ है या द्रव पदार्थ का पृष्ठ है, पदार्थ के अणु को अपनी पृष्ठ पर क्या कर रहा है, धारण कर रहा है। तो ये धारण होने वाले जो पदार्थ के जो अणु हैं, इनको तो कहा जाता है अधिशोषण। तो यहाँ पे देखो कि अधिशोषण में क्या होता है कि किसी भी पदार्थ के जो अणु हैं, ये ठोस या द्रव की सतह पर एकत्रित या सांद्रित होते हैं या सतह के ऊपर धारण किए जाते हैं। तो अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है। तो क्या हो गया कि अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है। तो यदि अगर इसको परिभाषित किया जाए तो किस प्रकार से कि किसी ठोस या द्रव के द्वारा, किसी ठोस भी हो सकता है कोई, या फिर कोई द्रव भी हो सकता है, तो किसी ठोस या द्रव के द्वारा किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर अपनी सतह या पृष्ठ पर धारण करने की घटना या एकत्रित करने की या सांद्रित करने की जो घटना है, वो अधिशोषण कहलाती है। अधिशोषण के अंतर्गत हम 3 पदों का अध्ययन करते हैं, जिनमें पहला होता है अधिशोष्य पदार्थ, दूसरा अधिशोषक और तीसरा होता है अंतरापृष्ठ। तो यहाँ पे देखो ये पृष्ठीय घटना। अब अधिशोष्य पदार्थ क्या होता है, तो यहाँ पे देखो पृष्ठ पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थ हैं वो तो कहलाते हैं अधिशोष्य पदार्थ। अधिशोष्य पदार्थ ये पृष्ठ है, ठोस या द्रव का पृष्ठ जिस पर ये एकत्रित होते हैं, उसको कहते हैं अधिशोषक पदार्थ। लेकिन अधिशोष्य सतह। लेकिन अधिशोषक जो सतह है, उसके जितने भाग पर अधिशोष्य पदार्थ एकत्रित या सांद्रित होते हैं, या जितना भाग या जितना एरिया वो घेरते हैं, वो कहलाती है अंतरापृष्ठ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अधिशोष्य पदार्थ कि ऐसे पदार्थ जो ठोस या द्रव की सतह पर एकत्रित होते हैं या सांद्रित होते हैं, या ठोस या द्रव की सतह इनको धारण करती है,
पदार्थों को वो कहलाते हैं अधिशोष्य पदार्थ। लेकिन अधिशोषक की बात करें तो अधिशोषक होता क्या है कि ठोस या द्रव की सतह जिस पर अधिशोष्य पदार्थ एकत्रित या सांद्रित होते हैं अधिशोषक सतह कहलाती है। लेकिन अधिशोषक की वह सतह जिस पर अधिशोष्य पदार्थ सांद्रित होते हैं वो कहलाती है अंतरा पृष्ठ। तो अधिशोषण एक क्या होती है, पृष्ठीय घटना है। और अधिशोषण के अंतर्गत हम 3 पदों का अध्ययन करते हैं, जिनमें पहला है अधिशोष्य पदार्थ। और अधिशोष्य पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं कि ठोस या द्रव की सतह पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं अधिशोष्य पदार्थ। जिस सतह पर ठोस या द्रव की जिस सतह पर ये एकत्रित होते हैं वो कहलाते हैं अधिशोषक सतह, तथा अधिशोषक की वह सतह जिस पर अधिशोष्य पदार्थ सांद्रित होते हैं वो कहलाती है अंतरा पृष्ठ। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं अवशोषण। तो अवशोषण क्या है कि ये तो क्या है, एक पृष्ठीय घटना है, लेकिन ये क्या होती है, ये स्थूल भाग में होने वाली घटना है। तो ऐसी प्रक्रिया यानी वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोष्य पदार्थ पृष्ठ भाग की अपेक्षा आंतरिक भाग में या स्थूल भाग में प्रवेश कर समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, वो कहलाता है अवशोषण। तो क्या हो गया कि अवशोषण की जो घटना है उसमें अधिशोष्य पदार्थ है। अधिशोष्य पदार्थ इस अधिशोषक की पृष्ठीय भाग की अपेक्षा स्थूल या आंतरिक भाग में प्रवेश कर और समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो ऐसी जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है अवशोषण। इसके बाद में देखते हैं शोषण। तो शोषण क्या है, जिस प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, उसी प्रकार पृष्ठीय रसायन की एक पद है जिसको बोला जाता है शोषण। तो शोषण में क्या होता है, अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण एवं अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं वो कहलाता है शोषण। अर्थात शोषण के अंतर्गत अधिशोषण भी संपन्न होता है और अवशोषण की प्रक्रिया भी होती है संपन्न। तो इसमें यानी शोषण जो है ये एक पृष्ठीय घटना के साथ साथ स्थूल भाग या आंतरिक भाग में होने वाली घटना भी है। तो ये हो गया अवशोषण, ये शोषण। और लास्ट का है विशोषण। अब ये विशोषण होता क्या है, तो यहाँ पे देखो कि ये अधिशोषण है। अधिशोषण में क्या होता है कि अधिशोष्य जो पदार्थ वह अधिशोषक की सतह पर क्या हो जाता है, एकत्रित या सांद्रित हो जाता है। तो ये वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोष्य पदार्थ को अधिशोषक सतह से क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। अर्थात अधिशोष्य पदार्थ को अधिशोषक सतह से अलग करने की घटना ये कहलाती है विशोषण। तो यहाँ पे देखो कि पृष्ठीय रसायन के अंतर्गत जो शब्दावलियां हैं उनमें पहली है अधिशोषण, दूसरी अवशोषण, तीसरी शोषण और चौथी है विशोषण। इसके बाद में अवशोषण और अधिशोषण एवं अवशोषण में क्या अंतर है और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कि अधिशोषण और अवशोषण में अंतर की बात करें, अधिशोषण और अवशोषण, अधिशोषण और अवशोषण। तो परिभाषा के आधार पर क्या है कि अधिशोषण है ये एक पृष्ठीय घटना है, पृष्ठीय घटना है। अर्थात अधिशोषण की प्रक्रिया पृष्ठ पर होने वाली घटना है, जबकि ये क्या होता है, आंतरिक या स्थूल भाग में होने वाली प्रक्रिया है। दूसरा क्या है कि अधिशोषण की घटना में जो पदार्थ है ये अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर क्या होता है, एकत्रित होता है। कि इसमें अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषक की सतह या पृष्ठ पर एकत्रित होता है। लेकिन अगर अवशोषण की बात करें तो इसमें
अधिशोष्य पदार्थ अवशोषक के स्थूल भाग में एकत्रित होता है, अर्थात स्थूल भाग में प्रवेश कर समान रूप से वितरित हो जाता है। तीसरा, यहां पे देखो कि अधिशोषण है, अधिशोषण में अधिशोष्य पदार्थ पृष्ठ पर सांद्रित होता है। तो यहां पे देखो, लेकिन जो अवशोषण है, अवशोषण में अधिशोष्य पदार्थ स्थूल या आंतरिक भाग में एकत्रित होता है। तो जब अधिशोषण में ये अधिशोष्य पदार्थ पृष्ठ पर एकत्रित होता है, तो इसमें अधिशोषित यानी अधिशोषण की घटना में या अधिशोषण की प्रक्रिया में अधिशोषित अणुओं की संख्या मुक्त भाग में क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन यदि अवशोषण की बात करें तो अवशोषण में अधिशोषित अणुओं की जो संख्या है ये मुक्त भाग की अपेक्षा आंतरिक भाग में क्या होती है, अधिक या स्थूल भाग में अधिक होती है। चौथा है कि अधिशोषण की जो प्रक्रिया है ये प्रारंभ में तीव्र गति से, लेकिन अंत में ये यानी लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो जाती है, मंद गति से होने लगती है। क्यों? क्योंकि जब अधिशोष्य अणु के द्वारा या अधिशोष्य पदार्थ के अणु के द्वारा अधिशोषक की संपूर्ण सतह कवर कर ली जाती है, तो उसको अधिशोषित होने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता। तो यह क्या होता है, प्रारंभ में तीव्र गति से, लेकिन अंत में यानी बाद में धीमी गति से होने लगता है। लेकिन बात करें अवशोषण की, तो अवशोषण है ये पूरी प्रक्रिया के दौरान एक समान गति से क्या होता है, चलने वाली प्रक्रिया है या एक समान गति से संपन्न होता है। अगर इनकी एग्जाम्पलों की बात करें तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल टंगस्टन सतह द्वारा, टंगस्टन जो सतह है उसके द्वारा अधिशोषित O2, यदि टंगस्टन की सतह पर ऑक्सीजन गैस अवशोषित होती है तो वो तो कहलाता है अधिशोषण का एग्जाम्पल है, अर्थात टंगस्टन सतह पर अधिशोषित ऑक्सीजन, अधिशोषण। दूसरा क्या है कि निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा अवशोषित जो जल वाष्प है ये अवशोषण का एग्जाम्पल होता है। इसी प्रकार क्या होता है कि जो सिलिका होती है, और सिलिका का यदि अपन फॉर्मूला देखें तो SiO2, अर्थात ये सिलिकॉन का ऑक्साइड अयस्क है यानी ऑक्साइड यौगिक है। तो सिलिका के द्वारा अवशोषित या अधिशोषित जो जलवाष्प होता है ये भी किसका उदाहरण है, अधिशोषण का होता है। चारकोल के द्वारा, चारकोल, चारकोल जो क्या होता है, कार्बन का एक एक्रिस्टलीय अपरूप होता है। तो चारकोल के द्वारा अधिशोषित जो अमोनिया है ये भी अधिशोषण प्रक्रिया का एग्जाम्पल होता है। तो यदि इनके एग्जाम्पलों की बात करें तो क्या हो गया कि सिलिका के द्वारा अधिशोषित जलवाष्प अधिशोषण, लेकिन यदि जलवाष्प यदि निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा अवशोषित कर लिया जाए तो वो होता है अवशोषण की प्रक्रिया। इसी प्रकार क्या होता है कि चारकोल के द्वारा अधिशोषित अमोनिया, और तीसरा एग्जाम्पल है टंगस्टन सतह द्वारा अवशोषित O2, ये अधिशोषण और अवशोषण के एग्जाम्पल। तो अधिशोषण और अवशोषण में जो अंतर है उसमें जो मेन अंतर है मैंने डिस्कस कर लिए या इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। उसके बाद में यानी अंतर के बाद में अपन करते हैं अधिशोषण का वर्गीकरण, अधिशोषण का वर्गीकरण, अर्थात अधिशोषण है उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वर्गीकरण का क्या आधार है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अधिशोष्य, अधिशोष्य पदार्थ की मात्रा के आधार पर, अधिशोष्य पदार्थ की मात्रा है उसके आधार पर अधिशोषण को दो भागों में विभक्त किया जाता है, जिनमें पहला है धनात्मक अधिशोषण
और दूसरा है ऋणात्मक अधिशोषण। अब ये धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दूसरा जो वर्गीकरण का जो आधार है वो आधार है अधिशोषक सतह एवं अधिशोष्य पदार्थ के मध्य कार्यरत बलों के आधार पर इसके आधार पर जो अधिशोषण है इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिनमें पहला है भौतिक अधिशोषण और दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। इस रासायनिक अधिशोषण को लैंगम्यूर अधिशोषण भी कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि अधिशोषण का जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण का पहला आधार है कि अधिशोष्य पदार्थ की मात्रा के आधार पर है। हमने अधिशोषण पढ़ा है कि अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, और पृष्ठीय घटना है तो ये तो क्या हो गई अधिशोषक सतह, और इस सतह पर एकत्रित होने वाले जो ये हैं इनको कहा जाता है अधिशोष्य पदार्थ। तो यहां पे देखो इसकी मात्रा के आधार पर कि अधिशोषक सतह पर अधिशोषक की मात्रा, यदि अधिशोष्य पदार्थ की मात्रा यदि ज्यादा अधिशोषित हो तो वो तो कहलाता है धनात्मक अधिशोषण। तो यहां पे देखो धनात्मक अधिशोषण है क्या कि ऐसा अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य पदार्थ की मात्रा, यानी ऐसा अधिशोषण जिसमें अधिशोषक सतह पर अधिशोष्य पदार्थ की अधिक मात्रा अधिशोषित होती है, अर्थात अधिशोषक सतह पर यदि अधिशोष्य पदार्थ अधिक मात्रा में सांद्रित या एकत्रित होता है तो ऐसा अधिशोषण कहलाता है धनात्मक अधिशोषण। लेकिन बात करें ऋणात्मक अधिशोषण की, तो ऐसा अधिशोषण जिसमें अधिशोषक सतह पर अधिशोष्य पदार्थ कम मात्रा में एकत्रित या सांद्रित होता है, अर्थात अधिशोष्य पदार्थ की कम मात्रा अधिशोषित होती है, तो ऐसा अधिशोषण कहलाता है ऋणात्मक अधिशोषण। तो धनात्मक अधिशोषण में तो अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषक सतह पर अधिक मात्रा में, अर्थात ये तो क्या होगा अधिक मात्रा में अधिशोष्य पदार्थ, और इसमें क्या होगा अधिशोष्य जो पदार्थ है ये कम मात्रा में अधिशोषित होता है। बात करें यानी वर्गीकरण का दूसरा आधार है अधिशोषक सतह एवं अधिशोष्य पदार्थ के मध्य कार्यरत बलों के आधार पर। यहाँ पे देखो कि ये अधिशोष्य पदार्थ है और ये क्या है अधिशोषक सतह, कि यदि इन दोनों के मध्य भौतिक यानी दुर्बल वान डेर वाल्स बल कार्यरत हो, यानी ये अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषक सतह के द्वारा दुर्बल वान डेर वाल्स बलों के द्वारा वो अधिशोषक सतह से बंधित होता है, तो वो तो कहलाता है भौतिक अधिशोषण। अर्थात ऐसा अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य पदार्थ एवं अधिशोषक सतह के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बंध पाए जाते हैं, वो तो कहलाता है भौतिक अधिशोषण। लेकिन रासायनिक अधिशोषण, इस रासायनिक अधिशोषण को लैंगम्यूर अधिशोषण भी कहा जाता है। और रासायनिक जो अधिशोषण होता क्या है, तो इसमें क्या है कि ऐसा अधिशोषण जिसमें अधिशोषक सतह एवं अधिशोष्य पदार्थ के मध्य प्रबल रासायनिक बंध पाए जाते हैं, वो कहलाता है रासायनिक अधिशोषण। तो हमने यहां तक डिस्कस किया कि पृष्ठीय रसायन क्या है, पृष्ठीय रसायन के अंतर्गत कौन कौन से शब्दावली या पदावली उसमें सम्मिलित है,
अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, और उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि अधिशोषण का वर्गीकरण और अधिशोषण का जो वर्गीकरण है उनका आधार क्या है, और उन आधारों के आधार पर अधिशोषण को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट अगले वीडियो में